हम सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। चरणों को सेवते। हम शिशु है अज्ञानी माता, जिन चरणों का प्यार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं चंदेरी शॉल, जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेंट कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं आपसे निवेदन करती हूं श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूं कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर, उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं
श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभात सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहां हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े। इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं, आज हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचुर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहां पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहां के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहां हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना
हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। इसी प्रकार से पानी, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है, काफी बांध है, उनमें पर्याप्त पानी है और पानी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दिया, तो पानी भी इंडस्ट्री को पर्याप्त मिल जाता है और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जो हमारे पीएस इंडस्ट्रीज है वो डिटेल में आपको सारे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान पे, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं, तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है, क्योंकि यहां पर एक में भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए,
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका बच गया वो सारा इलाका मध्य प्रदेश बन गया, जिसके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई मध्य भारत का इलाका था, कोई महाकौशल का इलाका था, जहां हम बैठे ये विंध्य प्रदेश था। सारे जो अपने अलग अलग इलाके थे वो अपने आप में ही जो राज्य की संरचना हुई वो एक कॉस्मोपॉलिटन संरचना हुई। इसकी वजह से मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहां पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए, कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। अभी आगे आप मेरे साथियों के प्रेजेंटेशंस देखेंगे। मैं सभी उद्योगपतियों से, एमएसएमई उद्यमियों से ये कहूंगा कि भरपूर निवेश करें। ये एक ऐसा टाइम है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक पहली बार कॉन्क्रीट तरीके से विजन रखा है वो तभी सफल होगा जब हर राज्य विकसित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर काफी जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात की जाती है कि आज इकोनॉमी में क्या स्थिति है, तो कोई आईएमएफ बोलता है कि भारत इज अ लोन ब्राइट स्पॉट। हर जगह ये मान्य किया जाता है कि अगले 25 साल आने वाले जो हैं वो भारत के साल हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई यदि दुनिया में इस समय देश है तो कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और विद इन इंडिया कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे तो यू विल बी अ बिग लूजर। मेरा आप सभी से है, इस रीजनल जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। एज हेड ऑफ प्रशासनिक मुखिया मैं आपको ये कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, और ये 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में, आज 5वें कार्यक्रम में हम रीवा में हैं। इन कार्यक्रमों में हमें 119 प्रपोजल मिले जो वेरियस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे थे। 2,33,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आज उसमें और अभिवृद्धि होनी है। 850 हमने इंडस्ट्रियल लैंड के लोकेशंस इस बीच में थे जिनके लेटर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 2,254 एकड़ लैंड हम लोगों ने अलॉट की और 174 वर्चुअल इनॉग्रल्स और भूमि पूजन के कार्यक्रम इन कार्यक्रमों के तहत किए गए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माइनिंग का कॉन्क्लेव और टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भोपाल में किया गया था। रीवा डिवीजन की अगर हाइलाइट्स की बात करूं तो जैसा मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है। लाइमस्टोन, बॉक्साइट, सिलिका सैंड, लेटराइट, गोल्ड, कोल, ये सारा कुछ कोल बेड मिथेन इस सब एरिया में है। डाइवर्स सेक्टर्स में हमारे पास साधन है कि जिसमें कि नए निवेश आ सके। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, फूड प्रोसेसिंग में, और चित्रकूट और मैहर जैसा मैंने बताया कि बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक हमारे स्थल हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रीवा में विशेष तौर पर संभावनाएं हैं और उनके एक्सपोर्ट्स भी हुए हैं। रीवा बैम्बू के लिए, सिंगरौली कोदो कुटकी के लिए, सतना टमाटर के लिए, सीधी कारपेट के लिए, मऊगंज और मैहर में भी नई संभावनाओं की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है। हम देखें तो यहाँ रीवा में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ी संभावनाएं हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का है जो दिल्ली की मेट्रो को भी यहाँ से पावर सप्लाई उसको होती है। थर्मल पावर में देखें तो हमारे यहाँ एनटीपीसी का 4,760 मेगावाट का, शासन पावर 3,960 मेगावाट का, जेपी निगरी का 1,320 मेगावाट का, महान 1,200 मेगावाट का, बहुत बड़ी बड़ी पावर के हमारे थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स हैं सिंगरौली में। सीमेंट के इसी तरह से 32 मिलियन टन पर एनम का हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। रीवा के एयरपोर्ट की मैंने बात कर ली, और एक नया आईटी पार्क भी यहाँ 50,000 स्क्वायर फीट में रीवा में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी इनॉग्रेशन करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से मैं इन कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, हुज हू हिंदुस्तान के यहाँ पे रिलायंस, अदानीज, एनटीपीसी, जयप्रकाश इंडस्ट्री, सभी कंपनी, बिरला सीमेंट, अल्ट्राटेक सभी यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी जैसा मैंने बताया, सीमेंट थर्मल पावर में, कोल एस्बेस्टस सीमेंट में, सिरेमिक्स में, टाइल्स में, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग में, हाइड्रेटेड लाइन में, रिफ्रैक्टर्स में, ऑप्टिकल केबल्स में, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, संभावनाएं अनंत है इस क्षेत्र
के लिए मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा। इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर हमारे पास डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज रीवा, सिंगरौली, मैहर और सतना में है, और नए भी एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं करीब 1200 हेक्टेयर से ज्यादा, जो हम आपको भविष्य में काम आएंगे। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी एक जगह कहा था भारतवर्ष के लिए, और उन्होंने कहा था यही समय है, सही समय है। और मैं सारे निवेशकों को कहना चाहूंगा, रीवा की इस धरती पर खड़े रह के, विंध्य की धरती पर खड़े रह के, यही जगह है, सही जगह है, निवेश करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर इस विस्तृत प्रस्तुति के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए श्री मनु श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री मनु श्रीवास्तव जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय कश्यप जी, माननीय बागरी जी, माननीय राधा सिंह जी मैडम, माननीय जायसवाल साहब, माननीय संसद महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, हमारे बीच हमारे साथ आए हुए सभी उद्योगपति बंधु, रीवा क्षेत्र के, रीवा संभाग के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, इससे पहले पीएस इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो तमाम सुविधाएं मध्य प्रदेश द्वारा दी जा रही हैं उसका उल्लेख कर चुके हैं। उसमें वे ये भी बता चुके हैं कि ऊर्जा की सुलभ उपलब्धता है मध्य प्रदेश में। मुख्य सचिव महोदय ने भी इसके बारे में बात की। मैं जो मुझे पास कुछ समय है वह सिर्फ नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, एनर्जी एक इनपुट है इन इंडस्ट्री में, साथ ही साथ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का फील्ड है। मेरे जो भी मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। विशेष तौर पे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिन्यूएबल एनर्जी पे जो जोर दिया है, जो ग्लासगो में उन्होंने 500 गीगावाट का लक्ष्य जो देश के लिए रखा है, उसकी वजह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो संभावनाएं हैं